आप सभी का स्वागत है SW कक्षा में। आज हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का वैद्युत आवेश व क्षेत्र करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में बांटा था, जिसमें वैद्युत क्षेत्र और 3 डेरिवेशन थी और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, वो पहले करा चुके हैं। अब जो आगे वीडियोस बनेंगी या उसमें गॉस से रिलेटेड डेरिवेशन और डेफिनेशन और थ्योरी होंगी और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, उससे पहले अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं तुम्हें FB पेज का भी लिंक मिल जाएगा जिससे जुड़ सकते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर, कि ये होता क्या है। देखो, इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बताता हूँ कि मान लो एक पृष्ठ है। ये पृष्ठ किसी भी तरीके का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, कैसा भी। ठीक है, ये एक पृष्ठ है। इसका क्षेत्रफल, मान लो इसका क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब जितना इसका क्षेत्रफल है 40 मीटर स्क्वायर, अगर उतने ही परिमाण की हमने एक रेखा खींच दी इसके तल के लंबाई, मान लो इसकी रेखा की भी लंबाई होगी 40 मीटर। ठीक है, और इसकी दिशा जो है वो हो गई लंबन, तो हम इसे कहेंगे इसी रेखा को क्षेत्रफल वेक्टर। ये जो रेखा है, इस हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है इसकी दिशा, इस रेखा की एक दिशा तो ऊपर की ओर होनी चाहिए, तल की लंबाई जो होती है, और दूसरा ये जो होता है इस तल के लंबवत होता है, यानी कि इस तल में और इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जो इसे सही तरीके से दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि देखो A सदिश इक्वल्स टू क्षेत्रफल हो गया और ये एन कैप 11th में पढ़ा हुआ एन कैप दिशा को दिखाता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं जो एक प्रॉपर तरीके से लिखा है एरिया वेक्टर की। यदि किसी तल के लंबवत एक ऐसी रेखा खींच दी जाए, तल और ये इसकी रेखा खींच दी, जिसकी लंबाई इस तल के क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर हो और दिशा बाहर की ओर हो, तो उसे हम ऐसी रेखा को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं या कहलाती है। ये चीज थी। अब देखते हैं अगला पॉइंट है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि इसमें काल्पनिक पृष्ठ ले सकते हैं हम और वास्तविक पृष्ठ कोई सा भी हो सकता है, और वो एक वैद्युत क्षेत्र में रखी होगी। मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से बन रही हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये है वैद्युत बल रेखाएं। अब जो मैंने बोला काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ, वो इसके अंदर रखा हुआ है। मान लो कैसा भी रख लो, गोलाकार या पृष्ठ, वो डिपेंड, इस पर कोई वो नहीं है। ठीक है, ये काल्पनिक या वास्तविक एक पृष्ठ हो गया। अब वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब वैद्युत बल की रेखा की संख्या कितनी है। अब अगर मैं बताऊं ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में से कितनी रेखाएं होकर जा रही हैं वैद्युत बल की, अगर गिनो तो 1 2 3 जा रही है। तो ये जो 3 एक नंबर निकल के आया है, इसको ही हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। पर ये रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक होती हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम इस तरीके से इसे नहीं बोल सकते। तो उस तरीके से फिर किस तरीके से करते हैं। अब मान लो ये एक पृष्ठ है, इसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये वाला। ये बड़े वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल को A से दिखाते हैं, और जब हम छोटा हिस्सा लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएट करते हैं, उसे हम DA से दिखाते हैं। ठीक है, उसको हम DA से दिखाते हैं। तो ये इसका लघु भाग हो गया। अब मान लो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, क्योंकि जहां वैद्युत बल रेखा होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र भी होगा। अब यह है, अब इसके तल के लंबवत जो हमने अभी पहला पॉइंट पढ़ा था क्षेत्रफल वेक्टर, अगर ये वाली रेखा खींचे तो वो इस तल के लंबवत जाएगी और बाहर की ओर जाएगी इस तरीके से। तो हमेशा याद रखना, इसे हम DA सदिश इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल सदिश है इसे हम DA सदिश से दिखाते हैं और लघु भाग को क्षेत्रफल के DA से दिखाते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा कितने का होता है एंगल, वो होता है थीटा का। कितना भी बन रहा है 90 60 70 वो डिपेंड करेगा, ये होता है थीटा का। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम आंखों से देख के नहीं जोड़ सकते, वो तो मैंने एक एग्जांपल से बताया। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देखो क्या लिखते हैं। वो लिखे है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं
वो हम फाई से करते हैं, और इसका जो मात्र फॉर्मूला बनता है वो बनता है फाई बराबर EDA कोस थीटा। और अगर हम मात्रक की बात करें तो देखो मात्रक जो बनेगा वो इसके फॉर्मूले से ही बनेगा भाई। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, फॉर्मूले से, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अब है पॉइंट घन कोण। घन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पे जितना भी या जो भी कोण बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं। देखो कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई तरबूज लाए, आपने उस तरबूज को इस तरीके से काटा जैसे वो एक कोण बनता है आइसक्रीम का कोण की तरह, तो वो एक वाला इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन जो केंद्र पर कोण बनाती है उसे हम कहते हैं घन कोण थीटा। जैसे मान लो गोला है, ठीक है, इस गोले का पूरा जो क्षेत्रफल होता है वो A होता है। अब जो हम इसके लघु भाग के लिए देख रहे हैं, जैसे ये इसका हो गया लघु भाग, तो लघु भाग को हम जैसे पहले बताया था उसे हम दिखाते हैं DS है। अब जैसे मैंने ये इतना काट दिया तो ये इसकी त्रिज्या है ये गोले की, और ये भी इसकी त्रिज्या है क्योंकि सेम होगी। तो ये इसकी त्रिज्या जब हमने काटा और यहाँ से एक तरीके से खोखला सा हो गया, तो ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या जितने डिग्री का कोण बनाएगी उसे हम घन कोण कहते हैं, ठीक है। और लघु भाग को हम किससे दिखाते हैं? DA से। तो इसे जो प्रदर्शित करते हैं, अगर मैं बोलूं कि इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं इसे ओमेगा से, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक होता है एक D ओमेगा, लघु भाग के लिए D ओमेगा बराबर DA अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। DA का मतलब D ओमेगा मतलब लघु भाग का घन कोण लघु क्षेत्रफल के द्वारा जो बना है, और उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि दो त्रिज्या आती है उसका इंटू हुआ। अब मान लो ये लघु भाग का है, यह है लघु भाग का घन कोण। अब हमें निकालना है संपूर्ण भाग का। तो संपूर्ण भाग के लिए हम हमेशा याद रखना वो करते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल डिफरेंशिएशन को खत्म कर देता है, तो हम लिखेंगे संपूर्ण भाग का घन कोण, ठीक है। तो संपूर्ण भाग के लिए हमने कर दिया इंटीग्रल D ओमेगा DA R स्क्वायर। अभी थोड़ा सा याद रख लो, जब हम मैथ का पोर्शन कराएंगे तो उसमें तुम्हें एक एग्जांपल से बता दूंगा कि कैसे किसी का डिफरेंशिएशन करो और उसका इंटीग्रल करो, वो फिर से वही बन जाता है, वो कैसा होता है। देखो इसे इसमें खत्म कर देगा, सीधा सीधा ये ओमेगा बन गया, W होता है कोने से मुड़ा हुआ, इससे D से खत्म, यहाँ A अपॉन में R स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे A का मतलब है क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है पूरे का, क्योंकि A लिखा हुआ है, DA होता तो लघु भाग का होता, तो पूरे का क्षेत्रफल, देखो पूरे का क्षेत्रफल गोले का कई बार याद करेंगे वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो हम लिख देंगे क्योंकि A बराबर 4 पाई R स्क्वायर। अब इसे उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, ओमेगा बराबर 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल 4 पाई। तो इससे हमें ये पता चला है कि गोले का पृष्ठ, ठीक है, गोले के केंद्र पे ज्यादा से ज्यादा जो घन कोण बनाएगा वो 4 पाई का बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, यानी कि 180 का 4 गुना, तो उसे कहते हैं हम घन कोण, ठीक है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर स्क्वायर, और वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे की तरफ। इसमें अब तुम्हारे घन कोण से रिलेटेड एक पॉइंट मान लो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशन में यूज होगा। तो यहाँ पे लिखा यदि क्षेत्रफल वेक्टर DA सदिश जो हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं उसमें और n कैप में थीटा का कोण हो तो तब घन कोण क्या होगा। तो देखो लघु भाग का है यहाँ पे, तो लघु भाग के अकॉर्डिंग बता देते हैं, D ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि DA सदिश क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर और n कैप ये हो गया अपॉन में R स्क्वायर, प्रोडक्ट सदिश अदिश गुणन सीखा होगा। तो जब डॉट आता है तो डॉट को हटाने के लिए यहाँ आ जाता है कोस थीटा, तो DA कोस n कैप कोस थीटा बन जाएगा इस तरीके से अपॉन में R स्क्वायर। तो वहाँ पढ़ा होगा I इंटू जे क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं वो बताऊंगा तो लेंथ बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो D ओमेगा बराबर DA कोस थीटा बाय में R स्क्वायर। तो इसका घन कोण का अन्य फॉर्मूला लघु भाग के लिए ये बनता है, जो आगे डेरिवेशन में यूज होगा। और संपूर्ण निकालना हो तो इंटीग्रल कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाउस की प्रमेय, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इससे रिलेटेड आगे एक डेरिवेशन भी, इससे रिलेटेड क्या सारी डेरिवेशन इससे रिलेटेड है। वैसे ये जो गाउस की प्रमेय है, गाउस जो साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी एक
फॉर्मूला निकाला उससे भी वैद्युत फ्लक्स की ही निकलता है फाई। ठीक है, तो क्या होता है पहले देख लो इसकी बात। इन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्त कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है बंद पृष्ठ का मतलब है कैसा भी आकृति हो पृष्ठ की, बेलनाकार हो, गोलाकार हो, कैसे भी हो, वो होना चाहिए क्लोज्ड, एकदम चारों तरफ से बंद, ओपन ना हो। और दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर आवेश होना चाहिए, Q1 Q2 Q3 या कितने भी, ठीक है, उसके अंदर आवेश होना चाहिए। तो इन आवेशों का जो कुल होगा या नेट होगा, जैसा अगर मैं मान लो इस तरीके से बताऊं Q 2Q माइनस के 3Q प्लस के, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 3 और 1 4, 4 में से दोगे 2, तो 2 आवेश बचेगा और उसका 1/ε0 गुना कर दो तो 2Q/ε0। तो यही है गॉस की प्रमेय। और ये जो निकल के आएगा सोल्व करके उसे हम बोलते हैं फाई या वैद्युत फ्लक्स। शर्त क्या कि बंद पृष्ठ होना चाहिए और उसके अंदर आवेश होना चाहिए। और सही है। अब देखो इसका प्रॉपर एक तरीके से जो फॉर्मूला, मान लो इसके अंदर एक कुल आवेश जो है, नेट आवेश या कुल आवेश जो है वो क्यू है, तो फॉर्मूला बनेगा फाई बराबर क्यू और इसका 1/ε0 गुना कर दो, तो गॉस ने ये फॉर्मूला बनाया Q/ε0। और जो फाई का पहले मात्रक निकाला तुमने वही मात्रक इसका अब भी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये चेंज नहीं होता। अब इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊं, वो था फॉर्मूला EDA cos थीटा जो हमने वैद्युत फ्लक्स का पढ़ा, उसमें वैद्युत क्षेत्र और एरिया की और एंगल की जरूरत होती है। यहाँ पे केवल आवेश की जरूरत होती है। ε0 कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻12, जो तुम्हें -12 वो पहले से बता रखा है, और आवेश उसके अंदर होना चाहिए। अगर मान लो बाहर है ये तो इससे कोई मतलब नहीं है, पृष्ठ के अंदर हो। पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय का निगमन। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था फाई बराबर गॉस की प्रमेय से Q/ε0, तो निगमन का मतलब अभी सर डेरिवेट करना कि कैसे ये निकला। ठीक है, तो जो तारीफ है वो केवल मतलब जो शब्द पहले लिखने होते हैं डायग्राम बना के, वो मैं केवल बोल रहा हूँ, वो आपको लिखने हैं, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो लेंथी बनेगी। तो देखो क्या होता है इसमें, मान लो एक पृष्ठ है, कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर हमने एक बिंदु आवेश मान लिया Q। ठीक है, अब ये जो इस बिंदु पर रखा, उस बिंदु को मान लिया O, और इससे R की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया P, ये रहा। अब ये जो पृष्ठ रखा हुआ है, ये रखा हुआ वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं खींचूं वो लाइन इस तरीके से जाएंगी तो ये होगी वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये। अब जो ये वाला है, मान लो ये पूरे पृष्ठ का, तो मैं यहाँ पे बिंदु P पे सबसे पहले एक लघु पृष्ठ ले लूंगा जिसे हम दिखाएंगे DA से, मतलब एक छोटे से हिस्से के लिए निकालेंगे और फिर बाद में पूरे का निकाल लेंगे फाई जो भी आएगा। ठीक है, तो जब हम एक लघु भाग लेंगे तो हमें इसका एक क्षेत्रफल सदिश भी खींचना होगा, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी, तो जिसे DA सदिश से दिखाते हैं। और इन दोनों के बीच में हमेशा थीटा का एंगल होता है इस तरीके से, तो इसे दिखाएंगे हम DA सदिश से, और बीच में इनका हो गया थीटा का एंगल। तो हम जो ये डेरिवेट करेंगे, पहले करेंगे लघु भाग के लिए, फिर संपूर्ण भाग के लिए। तो संपूर्ण भाग के लिए इंटीग्रल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, लघु भाग में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसे हम दिखाते हैं d5 से, तो d5 बराबर E × DA, ये होता है DA। ठीक है, अब ये सदिश रूप हो गया। अब जब हम डॉट हटाते हैं तो पहले बताता, तो डॉट प्रोडक्ट जब बताते हैं तो वहां पर आ जाता है DA cos थीटा आ जाता है, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण भाग के लिए निकालेंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो डायग्राम है इसके बारे में सबसे पहले लिखना होता है कि माना एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, जिसके अंदर आवेश है बिंदु O पर, उसके R की दूरी पर एक बिंदु P है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, क्षेत्रफल सदिश है, थीटा एंगल बन रहा है इस तरीके से। अब देखो, तो हम लिखेंगे संपूर्ण भाग में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो उसके लिए हम इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे d5, और इसके इंटीग्रल में यहाँ पे एक सर्कल दिखाएंगे। इस सर्कल का मतलब होगा ये हम कर रहे हैं बंद पृष्ठ के लिए, d5 ये कर दिया इस तरीके से, EDA cos थीटा। अब देखो, अब इसे सोल्व कैसे करना है, ये d5 रखा हुआ है, ये तो इसे खत्म कर देगा अभी, तो ये आ गया फाई।
अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ई की वैल्यू रख रहा हूँ। ई माने वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 बाय में R स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू 1 ले लो अगर वायु में है, मान के चल लेते हैं कि वायु में। ठीक है, ये हो गया। और बाकी यहाँ पे बचा हुआ है DA cos थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है ये वहाँ पे पहुँचाना है झंडी, और वैसे भी ये कांस्टेंट है, तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पे DA cos थीटा बाय में R स्क्वायर के। यहाँ पे R स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्यों साथ लिया, और यहाँ पे आ गया क्यों जो बचा। R स्क्वायर क्यों साथ लिया, देखो इसका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो साथ क्यों है, देखो हमने देखा डी ओमेगा बराबर होता है DA cos थीटा बाय में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया घन कोण का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी ओमेगा। तो अब इसे खत्म कर देता हूँ, फाई बराबर ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। अब देखो ओमेगा पूरे सारे कुल मतलब सारी चीजें बड़े पृष्ठ के लिए आ गई, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो ओमेगा हमने निकाला था 4 पाई। ठीक है, ये सारी चीजें वहां दर्शानी होती है, इसीलिए यहाँ पे फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ज्ञात करना।